9 दिसंबर 1946 के ऐतिहासिक दिन इसी इमारत में पहली बार इकट्ठा हुई भारत की संविधान सभा। मई 1946 को जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी थी अंग्रेजों ने, उसके बाद 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड हुई थी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है और ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है कि कौन से ईयर में फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी। और अब देखिए, जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग बैठी थी तो वहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हुआ कि भाई अब मीटिंग तो बैठ गई, तो यहाँ इस मीटिंग को लीड कौन करेगा, इस मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा। ठीक है, अब ऑल ऑफ अ सडन उसके लिए इलेक्शन तो हो नहीं सकते थे, तो वहाँ पर जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से एक चीज़ लिया गया, एक चीज़ कॉपी किया है कि यहाँ पर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को उन्होंने टेम्पररी पोस्ट दिया था चेयरमैन का। ठीक है, ये क्यों दिया था कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जो एल्डर मोस्ट मेंबर होता है, जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, उसको ये पोस्ट दे दी जाती है, वो मीटिंग को लीड करता है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट फॉलो किया था जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके 2 दिन बाद इलेक्शंस हुए थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चेयरमैन बना दिया था, परमानेंट चेयरमैन बन गए थे। ठीक है, तो अगर कभी कभार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या क्वेश्चन आते हैं, ये काफ़ी कंफ्यूज भी करते हैं। ठीक है, कि जो ये डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, ये तो फर्स्ट चेयरमैन थे बट ये टेम्पररी थे। जो परमानेंट चेयरमैन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो बाद में हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, 13 दिसंबर 1946 ये एक हिस्टोरिक डे था और इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक हिस्टोरिक मूव चला। इन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसको बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पेश किया। ठीक है, अब अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज दिस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन और बेस्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको समझाने से पहले एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जब हमारा घर बनता है तो एक क्या होता है, फाउंडेशन बनता है ना, फाउंडेशन मतलब बेस, किसी मकान का बेस। तो आप इमेजिन कीजिए कि जो आपके घर का फाउंडेशन है जहाँ आप रहते हैं, अगर वो फाउंडेशन वीक होगा, कमज़ोर होगा, तो क्या होगा भाई, एक भूकंप का झटका आया नहीं, आपका घर ख़त्म, टूट गया। सिमिलरली अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसका बेस मजबूत होगा तभी तो यार जो कंट्री का प्रोसेस है, जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो काफ़ी मजबूत होगा ना। तो तभी इसको ये बोला जाता है कि ये एक हिस्टोरिक मूव था बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया और वो इतना अच्छा था, वो इतना स्ट्रॉन्ग बेस था कि उसके बाद से जो हमारा प्रीएम्बल था हमारे देश का, वो बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो भी पॉइंट थे उनको कंसीडर करके बनाया गया था। ठीक, इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, तो अब यार जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन तो दे दिया था, अब वो होता क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो जो उसका मेन पर्पस था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को लाने का, वो था टू यूनाइट इंडिया। ठीक है, अब यार हम सभी जानते हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले अंग्रेज़ों का शासन था, लेकिन उससे पहले की अगर हम बात करते हैं तब राजा महाराजाओं का शासन चलता था कि यार एक राजा इस पोर्शन में रूल करता है और दूसरा राजा दूसरे पोर्शन में रूल करता है। इसका मतलब ये था कि जो आज हम यूनाइटेड इंडिया देखते हैं, यानी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो हम एक यूनाइटेड इंडिया देखते हैं, वो पहले टाइम में नहीं था। मतलब पहले टाइम में हर जगह कोई ना कोई अलग तरीके से रूल करता था। कश्मीर में किसी और का रूल होगा तो कन्याकुमारी में किसी और का रूल होगा, हर जगह कोई ना कोई डिफरेंट रूलर था। बट जब अंग्रेज़ों ने भारत को छोड़ा तो उस समय जो वहाँ के रूलर थे, मतलब कुछ एरियाज़ में रूलर बचे हुए थे, उनको लगा कि यार अब तो अंग्रेज़ ने छोड़ दिया है भारत को, तो नाउ वी कैन कंटिन्यू विद दैट। बट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ। काफ़ी लंबी हिस्ट्री है, अगर हम शॉर्ट में बात करें तो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था उसका जो मेन पर्पस था वो इंडिया को यूनाइट करना था। उसके बाद उसमें कुछ सर्टेन पॉइंट्स मेंशन थे, फॉर एग्जांपल सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड फेडरल। सोवरेन के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बट अब अगर हम यहाँ बात करेंगे डेमोक्रेटिक, व्हाट इज़ डेमोक्रेटिक। अब यार डेमोक्रेटिक, एज वी ऑल नो दैट इंडिया इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी इज़ द टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये एक कॉमन लाइन है। ठीक है, जो आने वाली कुछ वीडियोस होंगी उसमें डेमोक्रेसी के बारे में बताया जाएगा। अब यहाँ बात आती है फेडरल। पता है ये शब्द सुन के शायद से आपको लगेगा यार कुछ नया है, बट लेट मी टेल यू, इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। अब ये होता क्या है,
फेडरल सिंपली मीन्स, ठीक है, अगर फेडरल की बात करें तो यार हम देखते हैं भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है, मैं रहता हूँ उत्तराखंड में, आप भी उत्तराखंड के होंगे या कोई दूसरे स्टेट के होंगे, तो वहाँ की गवर्नमेंट अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल केरला में सरकार की कोई दूसरे पार्टी की है और सेंट्रल में बीजेपी की है। इसी वजह से मतलब क्या है कि सेंट्रल के पास पावर तो है, बट वहीं पर जो पावर डिवाइड हो गई है सेंट्रल से स्टेट में, ठीक है। ये एक फेडरल स्ट्रक्चर होता है। हम देखते हैं ना कि यार उत्तराखंड पुलिस होती है, तो ये इसको कंट्रोल कौन करता है? इनको कंट्रोल करती है स्टेट गवर्नमेंट्स। अब ऐसा तो नहीं है कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट बन गया है वो सारी की सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। अब सोवरिन क्लियर हो चुका है, डेमोक्रेटिक क्लियर हो चुका है, फेडरल एक सिंपल वर्ड में क्लियर हो चुका है। तो देखिए जब भारत आज़ाद हो रहा था तो यार सब लोग जो भी यहाँ बड़े रूलर थे, लीडर थे, वो सब के माइंड में एक चीज़ चल रहा था कि यार जब हमारा देश आज़ाद होगा उसके बाद जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे हम वो लोगों के फेवर में करेंगे। बिकॉज क्या था कि यार जब हमारा देश आज़ाद होने से पहले जब गुलाम था हमारा देश, तो लोग हमारे देश के लोगों को उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस राइट्स नहीं मिलते थे। तो जब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया तो वहाँ पर जो लोगों को लेके जो जनरल लोग थे, जनरल इन द सेंस कि ऑल, यहाँ एक जैसे अभी चलता है जनरल SC ST, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बोल रहा हूँ, पूरी कम्युनिटी की, जो पूरे इंडिया में जितने लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जनरल हो गए। फिर कुछ माइनॉरिटीज़ थे। अब यहाँ पर हम माइनॉरिटीज़ और बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा स्पेसिफिक हो जाते हैं, कुछ पर्टिकुलर क्लासेस के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए हो जाते हैं और बैकवर्ड क्लासेस के लिए हो जाते हैं। इनके लिए सेफ गार्ड्स और राइट, ठीक है, इसकी बात भी की गई थी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में। क्योंकि यार देखो ये तो था किसके लिए, जो पूरी पॉपुलेशन है, बट यहाँ ये दो चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाती हैं एक पर्टिकुलर क्लासेस के लिए, ठीक है। उसके बाद अब ये सब पास किया, काफ़ी अच्छा रिजोल्यूशन था, इसको एक हिस्टोरिक मूव टाइप का ही बोला जाता है। ये अडॉप्ट किया था 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। अब यहाँ पर हमको ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो हमारा प्रियम्बल है, ठीक है, जो मैंने सबसे पहली वीडियो बनाई थी आपको NCERT बुक के थ्रू बताया था कि एक प्रियम्बल के बारे में बताया था। सो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वी हैव डिस्कस्ड हियर। सो जो मॉडिफाइड वर्जन है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का, द मॉडिफाइड वर्जन फॉर्म्स द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट इट, ठीक है। अब देखिए जब हमारे देश में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ था, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस पास हो रहे थे हमारे देश में, वो इसको ध्यान में रखते हुए हो रहे थे। तभी तो यार देखिए हमारे देश आज सोवरिन है, डेमोक्रेटिक है, क्वासी फेडरल है। वो होता क्या है इसके बारे में बाद में बताऊंगा। माइनॉरिटीज़ के लिए है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन होता है अभी। और आप देखेंगे कि जो फेडरल वाली बात है, उत्तराखंड गवर्नमेंट है वो अलग गवर्नमेंट है, और स्टेट और दूसरे हम यूपी की बात करते हैं, हम हरियाणा की बात करते हैं, हर स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है, ठीक है। इस तरीके से फंक्शन करती है गवर्नमेंट। BN राव ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे। ये क्या कहे थे, इनको 60 डिफरेंट कंट्रीज़ में भेजा गया था, जैसे USA में भेजा गया था, इनको कनाडा भेजा गया था, इनको साउथ अफ्रीका, इनको जो बड़ी बड़ी जो डिफरेंट कंट्रीज थी जो इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, जहाँ उनका कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, जिनका कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका था, उनको वहाँ भेजा और उनको ये बोला गया कि आप वहाँ जाइए और वहाँ के जो प्रोसीजर है उसको समझिए कि कैसे गवर्नमेंट बनी जाती है, कैसे गवर्नमेंट फंक्शन करती है, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। तभी आप देखिएगा जब हमारे जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जितने मोस्ट ऑफ दी चीज़ें, ठीक है, जैसे आप इलेक्शन देते हैं, जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की पोस्ट है, मैनी थिंग्स, जो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स हैं वो बाहर के देशों से ली गई है, ठीक है। तभी ये बोला जाता है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोस्ट ऑफ द पार्ट इट इज़ कॉपीड फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत डिफरेंट जो कंट्रीज थे वहाँ से कॉपी किया गया है।